घूम फिर के तो बच्चों का शोषण ही हुआ ना। बहुत कंट्रोवर्सीज तो रही इसमें, जैसे पेपर डिफ़िकल्टी लेवल से लेके ट्रॉमेटिक था ये बहुत बच्चों के लिए कि 230 240 नंबर है, उनको 9 लाख रैंक है। 9 लाख रैंक में अगर आपके पास पैसे हैं तो कॉलेज तो मिल जाते हैं इंडिया में। मतलब ये काम भी वो सही तरीके से नहीं कर पाए ना। जैसे नीट 2026 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों बहुत ईजी था। इस बार री नीट 2026 में बायोलॉजी तो इन्होंने हद से ज़्यादा इजी किया, केमिस्ट्री हद से ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया और फिजिक्स भी डिफ़िकल्ट कर दिया। तो इसका जो रूट कॉज है ना वो करप्शन है। सोनम वांगचुक सर का मुखौटा यूज़ करके आप उसको पॉलिटिकल कर रहे हो मुद्दा को। बच्चों को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। सर ये जो वाले इश्यूज़ होते हैं ना, चाहे नीट एग्ज़ाम, चाहे जेई एग्ज़ाम, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इस पे एक सिर्फ नीट कारण नहीं होता। सबसे पहली सलाह जो मैं पेरेंट्स को दूंगा, अपना सपना बच्चों के साथ हो। क्योंकि जैसे नीट 2026 का जब एग्ज़ाम हुआ था, पेपर बहुत इजी था, बच्चों के 650 660 680 नंबर आ रहे थे। अचानक से जब री नीट का एग्ज़ाम हुआ, जिस बच्चे के 690 नंबर आ रहे थे हमारे, उसके 633 नंबर हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एज न्यूज़ और मैं हूं आदित्य। नीट देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, जिसके नतीजों का इंतजार लाखों छात्र और उनके परिवार वाले करते हैं। हर साल सफलता की कई कहानी लिखी जाती है, तो कई परिवार में कई छात्रों को सफलता नहीं मिल पाती है, निराशा छा जाती है। इन्हीं सब के बीच हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आनंद मणि सर, और ये किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। मतलब सोशल मीडिया पर भी आप देखोगे, चाहे जब आप यूट्यूब पे जाओगे, हर जगह ये एक्टिव रहते हैं और नीट के बच्चों को सही तरीके से मार्गदर्शन देते हैं। मुझे खुद इनसे मुलाकात तीसरी बार में हुआ है, जिस तरीके से ये बिजी रहते हैं छात्रों के बीच। और अब नीट 2026 रिजल्ट भी घोषित हो चुका है, और इससे सही मौका सर से बात करने का नहीं होता। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि 2026 नीट रिजल्ट कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत कंट्रोवर्सीज तो रही इसमें, जैसे पेपर डिफ़िकल्टी लेवल से लेके ट्रॉमेटिक था ये बहुत बच्चों के लिए। क्योंकि जैसे नीट 2026 का जब एग्ज़ाम हुआ था, पेपर बहुत इजी था, बच्चों के 650 660 680 नंबर आ रहे थे। अचानक से जब री नीट का एग्ज़ाम हुआ, जिस बच्चे के 690 नंबर आ रहे थे हमारे, उसके 633 नंबर हो गया। अब बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कट ऑफ उसी हिसाब से कम होगा। बट ये जो 1 महीने 40 दिन का समय था, उस बच्चे के लिए भी वो पैनिक में है कि क्या मेरा रैंक इन्फ्लेट हो जाएगा, क्या मुझे ये कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो दैट वे इट वाज वेरी ट्रॉमेटिक। बट ऐसे ओवरऑल जो अभी रैंक वर्सेस मार्क्स हम देख रहे हैं, ठीक है। मतलब जो हमने एक्सपेक्ट किया था कट ऑफ टेंटेटिवली 560 नंबर के आसपास का, वही कट ऑफ जा रहा है। एक चीज़ जो आश्चर्यजनक था हम सब के लिए, वो क्वालिफाइंग मार्क्स था। इस बार नीट के इतिहास का सबसे ज़्यादा क्वालिफाइंग मार्क्स आया है। दैट इज़ जनरल कैटेगरी के लिए 213 नंबर, SC ST के लिए और OBC के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 177 मार्क्स है, जो आज तक नीट के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ये इस कारण से भी कि बायो का पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था, तो ये थोड़ा सदमे में लाया होगा बच्चों को जो क्वालिफाई करने का सोच रहे थे। बट बाकी ओवरऑल रिजल्ट ठीक है। सही बात है। और सर से काफ़ी सवाल भी है। सर, अभी आपने दो चीज़ हमें बताया कि डिफ़िकल्टीज़ लेवल कम थी बायो के पेपर में। क्या इसका कारण लगता है, जिस तरीके से री नीट हुआ, नीट कंट्रोवर्सी में आया, बच्चों को थोड़ा डाउन फील ना हो, इसके लिए हो है? और दूसरा सवाल मेरा बस आपसे इतना सा है कि आपने कहा कि क्वालिफाइंग मार्क कम है, तो क्या जो बच्चे आपको सुन रहे हैं वो ये इससे क्या समझ सकते हैं कि क्वालिफाई अगर वो कर जाते हैं, 250 मार्क है, 213 पे क्वालिफाई है, 250 मार्क, क्या कॉलेज मिलने के चांसेस हैं उस बच्चे के? मतलब जिस बच्चे के 230 240 नंबर है, उनको 9 लाख रैंक है। 9 लाख रैंक में अगर आपके पास पैसे हैं तो कॉलेज तो मिल जाते हैं इंडिया में, मतलब 1.5 करोड़ के आसपास। बट मेरा पर्सनल सुझाव है कि इतने पैसे खर्च करके आप MBBS कर रहे हैं तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। आप मेरिट से जाइए, सरकारी कॉलेज में पढ़िए, तभी कुछ सेंस बनता है उस चीज़ का। सही बात है। और फिर मेरा वही पहला सवाल, जिस तरीके से डिफ़िकल्टीज़ कम किया गया पेपर, क्योंकि रीनीट हुआ, कंट्रोवर्सी में रहा, तो इसके पीछे वही तो कारण नहीं है कि बच्चों को थोड़ा कम प्रेशर में लाने की, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे बहुत प्रेशर में थे? तो ये काम भी वो सही तरीके से नहीं कर पाए ना। जैसे नीट 2026 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों बहुत ईजी था। इस बार री नीट 2026 में बायोलॉजी तो इन्होंने हद से ज़्यादा इजी किया, केमिस्ट्री हद से ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया और फिजिक्स भी डिफ़िकल्ट कर दिया। तो घूम फिर के तो बच्चों का शोषण ही हुआ ना।
तो ये काम भी अगर वो कर देते ढंग से कि बच्चों को पेपर थोड़ा कंपैरेटिवली ईजियर साइड का दे देते तो समझ भी आता, बच्चों का ज़्यादा भला होता। अचानक से आपने एक पेपर का लेवल यहाँ था, दूसरे पेपर का लेवल यहाँ कर दिया, तो बच्चा प्रिपेयर्ड ही नहीं था उन चीज़ों के लिए। अच्छा सर, एक चीज़ और, जिस तरीके से देखा जाता है कि हर साल चाहे वो कोई भी पेपर हो, कभी लीक हो जाता है, कभी कम लोगों तक पहुंचता है। इस बार लीक का जो मात्रा था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये बातें संज्ञान में आ गई। सिस्टम के पेपर लीक को आप किस तरीके से देखते हो और कैसे, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, आपको पता है, आप भी अपने स्टूडेंट्स के लिए पेपर बनाते होंगे, कैसे बचा जाए इन सब चीज़ों से? सर बहुत सिंपल तरीका है पेपर लीक से बचने का। इसका जो रूट कॉज है ना वो करप्शन है, और वो करप्शन एक सिस्टमिक लेवल पे है। अभी हम लीपापोती कर रहे हैं, कुछ लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, बट ये सब स्केपगोट है। बिना सरकार और बिना एनटीए के इन्वॉल्वमेंट के इस लेवल का लीक नहीं हो सकता है। मतलब एक तो आपने ऐसे लोगों को पेपर के लिए दिया जो अकाउंटेबल ही नहीं है। एक ही इंसान पेपर का ट्रांसलेशन कर रहा है, तो अगर सिर्फ मेरे पास भी पेपर आ जाता और मेरी तनख्वाह 50-60 हज़ार लाख रुपए है, तो ऑब्वियस मेरे अंदर मोटिव आएगा ना कि मैं एक बार पेपर दे के कुछ पैसे कमा लूँ या कुछ कर लूँ। दैट इज़ नेचुरल ह्यूमन माइंड। आपको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए था चीज़ें। चाइना में हमसे ज़्यादा बड़े लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं और वो एग्ज़ाम बिल्कुल सही तरीके से होते हैं, बट हमारा लीक पे लीक होता है। 2024 में हमने देखा है ये सिलसिला। 25 में कुछ सुनने को नहीं आया, बट 25 का भी जब आप डेटा देखोगे ना तो आपको देखिएगा कि कुछ ऐसे बच्चे जो एम्स दिल्ली में पढ़ रहे हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा फेल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर कोई बच्चा अब नीट एग्ज़ाम अच्छे से पढ़ रहा है तो कॉलेज भी अच्छे से पास करेगा। तो वो कुछ चैलेंजेस हैं अभी तक। होपफुली री नीट 2026 में कुछ ना हो, बट अभी ठीक लग रहा है। मतलब अगर हुआ भी होगा तो बहुत माइनर लेवल पे होगा। नीट 2026 में तो ब्लंडर हुआ है उनके साथ। मतलब अगर आप सोशल मीडिया पे लीक करोगे तब तो कहाँ से ही आप बच पाओगे उसके कारण। सही बात है। सर, बस एक बात और है इसमें कि जिस तरीके से आप छात्रों के बीच रहते हैं, आप सोशल मीडिया पे भी तमाम एक्टिव है, मैंने आपका यूट्यूब पे भी वीडियोस वगैरह देखा, अभी आने से पहले मैं आपका इंस्टाग्राम चेक कर रहा था। आप एक्टिव हैं, आप बच्चों से बात करते हैं, और मेरा ये मानना है कि तमाम बच्चों के डीएम्स भी आपको आते होंगे। बेशक आपके पास टाइम नहीं हो, लेकिन आप डीएम्स देखते होंगे, और उनके बावजूद भी जिस तरीके से आपका एक इंस्टीट्यूशन है, आप खुद यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, आनंदमणि इंस्टीट्यूशन करके इनका एक अपना है, आप भी विजिट कर सकते हैं। तो उनमें आप तमाम बहुत सारे छात्रों के साथ रहते हैं, उनको पढ़ाते हैं। जब इन तरीके की तमाम चीज़ हो जाती है, नीट पेपर लीक हो जाता है, उनके मानसिक में क्या दबाव पड़ता है या उन क्या फील करते हैं? सर तो मैं लगभग 600 बच्चे का लोकल गार्जियन हूँ यहाँ पे। हम एक रेजिडेंशियल संस्था चलाते हैं, यहीं बच्चा रहता है, यहीं पढ़ता है। तो जितना क्लोजली इस ट्रॉमा को मैंने देखा है वो भगवान ना करे कोई और देखे। सर जिन बच्चों को हमने ताली पीट के विदा किया था, ढोल नगारे बजा के कि हाँ अब तुम इस नीट के लूप से बाहर निकल रहे हो, अब आप एक सरकारी मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, 1 महीने बाद मैं उन्हीं को फ़ोन कर, 1 महीने क्या 10-12 दिन बाद मैं उन्हीं को फ़ोन करके वापस बुला रहा हूँ। इतना रो रहे थे बच्चे। मतलब आप समझो ना, जिस बच्चे को 3 साल 4 साल से वो ड्रॉप लिया हुआ था, उसे फाइनली जाके एक अच्छा सरकारी कॉलेज मिल रहा है। आप उस बच्चे को बोलते हो 1 महीने बाद तुम्हें फिर से एग्ज़ाम देना है। उसमें उस बच्चे की क्या गलती है? इनकॉम्पिटेंस तो सरकार की है ना। मतलब बच्चा पहले दिन आया, सर मैंने तो किताबें दे दी किसी को, मेरा तो सिलेक्शन हो गया था, मैं सोचा था अब मैं मूवी देखूंगा। वो फिर से वो इंथुजियाज़म लाना। मतलब जो बच्चा 17-18 घंटे पढ़ रहा था कि हाँ ठीक है 3 मई को एग्ज़ाम है, ख़त्म हो गया बात, उसको फिर से 1.5 महीने पढ़ाना, उसको रोज़ मोटिवेट करना, इट इज़ अ वेरी ट्रोमेटिक टास्क फॉर देम ऑल्सो, फॉर अस ऑल्सो। और मैं कभी नहीं चाहूँगा भाई, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है सरकार से कि मतलब अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा होगा तो आप क्या फील करोगे। सही बात है, बच्चे एक अलग ही मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, जिस तरीके से पहले नीट हुआ, उसके बाद री नीट हुआ, रिजल्ट्स में इसके कुछ दिखने को मिलता है क्या? जो बच्चा का या तो निकल रहा था, उसका री नीट ट्रॉमा की वजह से नहीं निकला, या कुछ बच्चों को फ़ायदा भी हुआ होगा। आप इस फ़ायदा और नुकसान के बीच में बच्चों को किस तरीके से आंकते हैं? ये यहाँ पे यही पे है, जिस बच्चे का टेम्परामेंट ज़्यादा स्ट्रांग था। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, हमारा एक बच्चा था तुषार, तो नीट 2026 में उसके 650 नंबर आ रहे थे। कुछ ना कुछ उसको सरकारी कॉलेज मिल जाता। अभी उसने रिजल्ट भेजा, उसके 530 नंबर आ रहे हैं इसमें। क्या गलती है उस बच्चे की? कोई गलती नहीं। हाँ, उसने तो अच्छा परफॉर्म किया ना। और एग्ज़ाम जो ये है वो एक दिन का है, जहाँ पे आपकी किस्मत का भी बड़ा रोल होता है। तो अब मैं उस बच्चे को क्या जवाब दूँ, या सरकार उस बच्चे की क्या जवाब दे? मतलब कौन लेगी उसकी जवाबदेही? ऐसे ही 2 भाई बहन थे, एक पलचिन था, एक यशराज था।
पलचिन के आई थिंक 665 थे और यशराज के 670 थे, दोनों भाई बहन का हो गया। अभी एक भाई का हो गया, यशराज का, पलचिन का नहीं हुआ। उन्होंने अभी लंदन टॉप ऑफ इंटरव्यू दिया था उस टाइम पे। अब उस बच्ची की क्या गलती है? और उसको तो घर पे ही दिख रहा है, अपना भाई उसका उसका सिलेक्शन हो गया, दोनों ने बराबर मेहनत की, दोनों हमारे यहाँ अच्छे स्टूडेंट्स थे। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक है सर, ये चेंजेस आना, ठीक है। किसी का हो रहा होता है, उसका नहीं हो रहा, उसके लिए तो बहुत 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 ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो जाता है सर। एक आखिरी सवाल, फिर हम आएंगे बच्चों पर और अभिभावकों पर। आखिरी सवाल इसमें मैं ये ऐड करना चाहता हूँ सर, तमाम आपने सुना होगा सीजेपी, अभी सोनम वांगचुक सर जिस तरीके से अनशन पर वो बैठे हुए हैं और आज उनका 18वां दिन है और वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा मंत्री हैं। क्यों? एनटीए पे इन्होंने जवाब मांगा। आप इस अनशन को या सीजेपी को बच्चों से जोड़कर देखते हैं या एक ये राजनीतिक पहल है बस सीजेपी? सर मैं सोनम वांगचुक सर की बहुत इज्जत करता हूँ, बट ये है ना कि जैसे इन्होंने ना बहुत ज़्यादा मिक्स कर दिया इन मुद्दों को। जैसे मैं खुद जाना चाहता था 20 तारीख को जंतर मंतर पे, और ये वही है, सोनम वांगचुक सर का मुखौटा यूज़ करके आप उसको पॉलिटिकल कर रहे हो मुद्दा को। बच्चों को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। बच्चे अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, हम शिक्षक, हम अभिभावक उनकी लड़ाई खुद लड़ेंगे। मेरा बहुत ज़्यादा तहे दिल से इज़्ज़त है सोनम वांगचुक सर के लिए, एंड मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द अपना अनशन तोड़े और वापस हेल्थ पे आ जाएं। बट देखो, एजुकेशन सिस्टम इंडिया की बहुत ख़राब है अनडाउटेडली, एंड किसी ना किसी को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। बट वो कभी नहीं हो पाएगा जब तक वो किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहा है, क्योंकि फिर सरकार भी ईगो पे आ जाती है। अगर कोई एक इंडिपेंडेंट प्रोटेस्ट होता है, जैसे हमने अन्ना हजारे जी के टाइम पे देखा था कि कोई भी पॉलिटिकल स्टेज नहीं हुआ था, तभी वो आंदोलन चला भी, लोग उससे रिलेट भी किए, है ना। आप फिर छात्रों को पॉलिटिसाइज कर रहे हो, छोटे बच्चे को कैसे आप पॉलिटिसाइज कर सकते हो? तो इसलिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ, बट मैं चाहूँगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो। कोई ना कोई अकाउंटेबल अगर नहीं होगा तो शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी। अब आते हैं कुछ बच्चों के सवाल पे। आपके मिलने से पहले मुझे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर से ऐसे तो मुलाकात हो नहीं पाती है, सर से बस आप एक सवाल पूछ के आना। सर, नीट के जो बच्चे हैं ना, वो एक चीज़ में फंस जाते हैं, एनसीईआरटी और साइड बुक। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा भी है और बहुत गंभीर सवाल है बच्चों के लिए। आप ये एनसीईआरटी और साइड बुक को कैसे एक साथ मिलाकर या क्या पढ़ना चाहिए, ये 1 मिनट में आप अगर बच्चों को समझा पाएँ तो हम उनको वीडियो भेज दें। बिल्कुल सर। सर तो देखो, एनसीईआरटी इज़ द की। नीट के लिए कोई भी साइड बुक की रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। हम हमेशा नीट में क्या है, थ्योरी पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। बट मैं बच्चों को हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं तुम्हें आज एक ड्राइविंग क्लास की मैनुअल दे देता हूँ, बोलता हूँ गाड़ी ऐसे चलती है, क्या तुम वो मैनुअल पढ़ के गाड़ी चलाना सीख लोगे? नहीं। हमेशा नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो पहला उसूल है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना ज़्यादा उस प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा आपका स्कोर बढ़ेगा। तो थ्योरी से आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, और वही मैं अपने बच्चों को भी यहाँ इम्प्लीमेंट कराता हूँ कि रोज़ का टारगेट बनाओ 200 सवाल सॉल्व करने का, उसके डाउट सॉल्व करो और क्वेश्चन के थ्रू तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड तुम नीट एग्जाम क्रैक कर लोगे। थ्योरी के चक्कर में रहोगे तो कभी तुम्हारे नंबर नहीं बढ़ेंगे। और सर, वही स्टूडेंट से ही रिलेटेड एक और सवाल है। आपने सुना होगा और एज ए टीचर आपको बहुत दुख भी होता होगा कि बहुत ऐसे न्यूज़ आते हैं कि नीट के बच्चे ने कर लिया। वो पन्ने पे लिख देते हैं कि मम्मी पापा नहीं हो पाएगा हमसे। तमाम ऐसे आप केसेस सुनते रहते हैं। कोई बच्चा फ्रस्ट्रेट होकर कर लेता है, किसी से नहीं होता है। इन ऐसे बच्चों को जो, क्योंकि नीट की है, अगर आप इसकी एग्ज़ाम देते हैं तो ये टफ़ है। एक समय में मैंने भी इसकी तैयारी की है, ये टफ़ है। तो आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहते हैं, किस तरीके से उस पढ़ाई करे ताकि उसका मेंटल प्रेशर इस तरीके से ना बढ़ जाए कि वो इतना बड़ा कदम उठाने को मजबूर हो जाए? सर ये जो वाले इश्यूज होते हैं ना, चाहे नीट एग्ज़ाम, चाहे जेई एग्ज़ाम, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इस पे एक सिर्फ नीट कारण नहीं होता। वो बच्चा बहुत तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, उनके कोचिंग वाले, उनके माता पिता, जो प्रेशर है ना, उनके दोस्त, ये सब जगह का प्रेशर भरता है। और उसके बाद तब जब बच्चा ले नहीं पाता या उससे कोई बात करने वाला नहीं होता, तब जाके बच्चा ऐसा कुछ कदम लेता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन, माँ बाप का, दोस्तों के बीच में। एंड हम सब की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चा अगर हमारे आसपास ऐसा दिख रहा है, थोड़ा विचलित दिख रहा है, तो हम जाएं, उससे बात करें, उसको ध्यान दें और उसको ये सांत्वना दें कि ठीक है,
एक एग्ज़ाम आपका करियर डिसाइड नहीं करता। हाँ, बोलना आसान है ये, हम बहुत कॉम्पिटिटिव दुनिया में रहते हैं, बट और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ। तो ठीक है, नीट नहीं तो कुछ और कर लोगे। बहुत कुछ लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं होता आप उस फील्ड में बहुत अच्छा कर पाओगे। अच्छा, अब बच्चों की बात हो गई तो अब पेरेंट्स, माँ बापों की बात कैसे नहीं होगी। माँ बापों को क्या सलाह देना चाहते हैं आप? कोई बच्चा, बहुत पेरेंट्स ऐसे भी हैं सपोर्टिव हैं, उनका एक प्रेशर होता है, वो शायद इस चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं कि नीट कितना टफ है या उनके बच्चों की क्या कैपेसिटी है, कितना वो डिज़ोल्व कर सकते हैं। कई बच्चे एक बार में निकाल लेते हैं, कोई री में बैठते हैं, री में बैठते हैं। मैंने ऐसे बहुत छात्रों को देखा जो 3-3 बार री देते हैं। तो आप अभिभावकों को, पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहते हैं, किस तरीके से अपने बच्चों के साथ पेश आए? सबसे पहली सलाह जो मैं पेरेंट्स को दूंगा, अपना सपना बच्चों पे ना थोपे। ठीक है, बच्चा कोशिश कर रहा है, बच्चे का नहीं हो रहा तो कहीं और कुछ कर लेगा, है ना। बहुत सारे ऑप्शंस है, हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट नीट ही एंड नहीं है। और किसी भी बच्चे को आप मल्टीपल ड्रॉप के लिए प्रेरित ना करें, और अगर बच्चा खुद से भी ले रहा है तो आप उसको रोकें। अगर 3 साल आपके जीवन के बहुमूल्य 3 साल आपने इस एग्ज़ाम की तरफ दिया और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो फिर कुछ और कर लीजिए, है ना। मतलब आपकी पूरी जवानी अगर इसी चीज़ में निकल जाएगी, आपका पूरा स्ट्रेंथ इसी चीज़ में, तैयारी के फेज़ में निकल जाएगा, तो वो सही नहीं है, वो उचित नहीं है। बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, आप BDS, BAMS, BHMS, BUMS, BPT, फार्मा, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, बहुत सारे कोर्सेज हैं मेडिकल फील्ड में, जहाँ पे अगर आपका उद्देश्य पेशेंट की हेल्प करना ही है या लोगों के दुख का निवारण करना ही है, तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। सही बात है सर। और एक आखिरी सवाल बच्चों से रिलेटेड है मेरा आपसे, कि जो बच्चे का इस बार, क्योंकि अब कल घोषित हो गई है, कई बच्चे खुश हैं, कई बच्चे रीनीट के वजह से, बहुत बच्चे त्रासदी में हैं कि नहीं हुआ, वो बहुत परेशान हैं। उनको क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे कि आप एक बार और देख लो, अगर आप में पोटेंशियल है आप कर लोगे। उन बच्चों को जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनको मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाई, उनके लिए क्या कहना? सर, सबसे पहले आपको खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा ईमानदारी से। क्या आपने मेहनत किया? क्या आपने सही रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया? आपने क्या गलती की? एंड आप कैसे इंश्योर करोगे कि आप उस गलती को नहीं दोहराओगे? जब इन चारों सवाल के आपके जवाब मिल जाए तो ही आपको ड्रॉप का सोचना चाहिए, नहीं तो कुछ और कर लो, है ना। बहुत सिंपल सा चीज़ है कि अगर आपके पास ये सॉल्यूशन नहीं है कि मैंने इस साल जो गलती की वही दोबारा ना करूं। जैसे बहुत बच्चे मैं देखता हूँ, सर क्या किया, ऑनलाइन बैच ले लिया, 5 हज़ार का कोर्स लिया, पढ़ लिया, पूरा साल बर्बाद। फिर अगले साल सेम ऑनलाइन बैच ले लिया, फिर पढ़ लिया। तो भाई प्रॉब्लम ना बैच में थी, प्रॉब्लम थी आपकी इनकन्सिस्टेंसी में। तो अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, आपके डिस्ट्रैक्शन है, तो आपको पहले उस डिस्ट्रैक्शन को फेस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ बच्चों को समझनी पड़ेगी। और फिर ये ड्रॉप का, आपका 1 साल बहुमूल्य है। मैं वही बच्चों को बोलता हूँ, तुम कहीं भी नौकरी करोगे 5-6 लाख रुपए साल का तो कमा लोगे ना। तो टेक्निकली आप जो 5 हज़ार के कोर्स के चक्कर में 6 लाख का जो नुकसान करते हैं वो ना करें, समझदारी से इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। सर, तमाम तरीके की खबर आ रही है कि नीट 2027 में बहुत सारी बदलाव होने वाली है। क्या लगता है, क्या बदलाव लेकर आ रही है एनटीए? सर, जहाँ तक मेरा मानना है, हालांकि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया था कि 2027 वो CBT मोड पे कराएंगे, बट मेरा ये आंकलन है कि नीट की परीक्षा हर स्टेट का बच्चा देता है। बिहार, यूपी के गाँव के बच्चे देते हैं जिन्होंने आज तक कभी कंप्यूटर देखा नहीं है। तो CBT मोड एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए सरकार को पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो ट्रेनिंग सेंटर चाहिए, तभी CBT मोड पे एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि नीट 2027 में एग्ज़ाम मोड में तो कोई चेंज नहीं होगा, वो पेन पेपर मोड जैसा हो रहा था वैसा ही होगा। दूसरा, बच्चों का सवाल था कि एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट आएगा कि नहीं आएगा। इस साल मुझे नहीं लगता कोई भी एज लिमिट या अटेम्प्ट लिमिट लगाएगी सरकार, बट मुझे लगता है कि अटेम्प्ट लिमिट तो लगा देना चाहिए। जैसे सारी तमाम परीक्षाओं में, UPSC में, सब में अटेम्प्ट लिमिट है। अटेम्प्ट लिमिट सरकार को लगाना चाहिए ताकि यूथ अपना कीमती बहुमूल्य समय वेस्ट ना करे। फिर एक और मैंने कुछ न्यूज़ सुना था कि बोर्ड मार्क्स के क्राइटेरिया को बोल रहे थे इंक्लूड करेंगे 50%। तो मुझे नहीं लगता वो भी होने वाला है, क्योंकि डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स है। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पे 1 नंबर से आपका रैंक डिसाइड होता है, उस एग्ज़ाम में आप बोर्ड मार्क्स को डालोगे तो फिर बहुत गलत होगा बच्चों के साथ। तो नीट 2027 में मेरे हिसाब से कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा नीट 2026 हुआ वैसा ही नीट 2027 का एग्ज़ाम होने वाला है। सर, तमाम तरह की खबरें आई कि जिस तरीके से पेपर लीक पे लीक होता चला गया, अब कह रहे हैं कि नीट ऑनलाइन लेंगे। क्या लगता है आपको, नीट ऑफलाइन पेपर और ऑनलाइन पेपर के बीच में ये जो पेपर लीक का मुद्दा है ये बंद होगा? सर, ये वही जुमले वाली बात है।
पेपर लीक होना होगा तो ऑनलाइन भी हो जाएगा। आजकल तो एआई का ज़माना है, हैकिंग है। इनफैक्ट ऑनलाइन तो और ऑर्गेनाइज तरीके से पेपर लीक किया जा सकता है। एंड हम अपने से ज़्यादा एडवांस कंट्रीज़ में आप देखो, बाकी सब सारी जगह आप देखो तो आप देखोगे कि जो भी एग्ज़ाम्स इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स है वो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन मोड पे कंडक्ट कराया जाता है। जैसे चाइना का हम एग्जांपल ले रहे थे, तो वो क्यों नहीं कंडक्ट करा रहे हैं ऑनलाइन, तो वो वापस ऑनलाइन की तरफ ऑफलाइन की तरफ जा रहे हैं और हम उल्टा कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता पेपर लीक हैज़ नथिंग टू डू विथ ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम। आपको अपना सिस्टम सुधारना पड़ेगा, आपको अपने लोग सुधारने पड़ेंगे, लोग को अकाउंटेबल रखना पड़ेगा। जब तक डर नहीं रहेगा तब तक ये लीक का सिलसिला चलता ही रहेगा। और ये सिर्फ नीट एग्ज़ाम में नहीं हो रहा, बहुत सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी लीक होते हैं, तो इसीलिए। तो आप अभिभावक हो चाहे आप छात्र हो, आपने सुना आपके तमाम सवालों को हम सर के सामने रखे और सर ने जवाब दिया। अब सर हैं तो अब रैपिड फायर क्यों ना हो जाए, थोड़ा बहुत कुछ बच्चों के भी सवाल है और हमारे भी हैं, तो यहाँ कुछ आया है। सर एक सलाह हर नीट छात्र के लिए। 3 से ज़्यादा ड्रॉप मत लो। दूसरा, किसी ने पूछा कि सफलता का सबसे बड़ा मंत्र। प्रैक्टिस और डिसिप्लिन। और तीसरा, किसी ने पूछा 3 शब्दों में नीट की तैयारी। प्रैक्टिस, परसिवरेंस, डिसिप्लिन। तो आपने सुना, हमने आपके भी सवाल को यहाँ रखा और हम अब इस इंटरव्यू के आखिरी पन्ने पे हैं। तो सर अब बस आखिरी पे हैं, अब 2026 नीट का सब कुछ हो चुका है, अब आएंगे 2027 पे। इस चीज़ का इंश्योरेंस या एश्योरेंस कौन देगा कि 2027 में बच्चे इस तरीके से फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे या पेपर लीक नहीं होगा और सब कुछ स्मूथली होगा? सर देखो, मिसट्रस्ट तो आ गया बच्चों के मन में। मैं ज़्यादातर बच्चों से बात करता हूँ, सब वही कि सर 2024 में भी तो हुआ ही था, फिर से लीक हो जाएगा। एंड इसका जवाब हमारे पास नहीं रहता। बट एनटीए कह रहे हैं कि ये अपनी बॉडी को ऑटोनोमस से उसको रेगुलेटेड बॉडी बना रहे हैं, ये लोग को हायर कर रहे हैं बहुत। बट अभी देखोगे ये जो लोगों को भी हायर कर रहे हैं वो डेपुटेशन बेसिस पे हायर कर रहे हैं। तो अगर इन्होंने फिर यहाँ पे भी कुछ कॉस्ट कटिंग किया तो फिर तो होते रहेगा लीक। बट अगर ये अपना सिस्टम जुझारू तरीके से संपन्न करते हैं, दूसरे कोचिंग संस्था मतलब दूसरे कंट्रीज़ के एग्ज़ाम पैटर्न को जाके स्टडी करते हैं और उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, तब जाके हम एक लीक प्रूफ एग्ज़ाम देख पाएंगे और तब जाके बच्चों को सही हक मिलेगा उनका। अच्छा, अब किसी ने बहुत सही कहा था कि हम इस बार लीक को पकड़ लिए, 2024 में लीक को पकड़ लिए, लेकिन किसी ने कहा, आप इस बात से पता नहीं कितना एग्री करते हैं, यही बस एक लास्ट सवाल है, कि पेपर लीक हर साल होता है। जिस बार मास में होता है पकड़े जाते हैं, जिस बार मास में नहीं होता है पकड़े नहीं जाते। सर वही है ना, जैसे मैंने बोला अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप देखोगे कि लगभग हज़ारों की तादाद में पेपर लीक हुए, हज़ारों एफआईआर हुए। आप उनमें से देखो कन्विक्टेड कितने हैं? सिर्फ 2 लोग, जो मेरी जानकारी में सिर्फ 2 लोग अभी तक जिनको एक्चुअली सज़ा सुनाई गई, वो भी 1 साल 2 साल 3 साल की। आप जब करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लेते हो तो 2 साल आपको जेल में रहना है तो क्या दिक्कत हो जाएगा? तो जब तक आप कैपिटल पनिशमेंट इस पर नहीं डालेंगे, क्योंकि कितने बच्चों का सुसाइड हुआ है ना इसकी वजह से, कौन अकाउंटेबल है? इट शुड बी अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगना चाहिए इन तरह के लीक के केसेस में। और जब तक आप उनको जेल में नहीं सड़ाओगे, जब तक उनके जो किंग पिन है उनको नहीं पकड़ोगे, तब तक ये लीक होता ही रहेगा। अब आखिरी सवाल, नीट के बच्चे 18 घंटे 17 घंटे 20 घंटे पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं। सर एक रट्टा मारना और स्मार्ट पढ़ाई के बीच का डिफरेंस, कैसे बच्चों को पढ़ना चाहिए? यार रट्टा मारना थ्योरी, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं खुद एक नीट का छात्र रहा हूँ। मैंने अपने टाइम में कभी 3 घंटे ज़्यादा पढ़ाई नहीं की और मेरा हमेशा अप्रोच होता है, सबसे पहले मैं उसके PYQs निकालता हूँ, PYQ के थ्रू थ्योरी पढ़ता हूँ। तो जब भी आप क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी पढ़ेंगे तो आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। एंड दैट इज़ द होल मतलब कोर मंत्र फॉर क्रैकिंग दिस एग्जाम। हम बार बार एनसीईआरटी घसते हैं, लाल पीली कलम से पढ़ते रहते हैं, थ्योरी पढ़ोगे कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करते रहोगे और अपने डाउट्स को अच्छे से एनालाइज करोगे और अच्छा रिवीजन मॉड्यूल बनाओगे। इट इज़ ऑल अबाउट कि लास्ट में आप कितना जल्दी कितना प्रिसाइज तरीके से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, वो करोगे आपका बहुत भला हो जाएगा। चलिए, तो हमने सर से बात की, चाहे स्टूडेंट्स हैं नीट के, चाहे उनके फादर हैं, मदर हैं, अभिभावक हैं, हमने सबकी बात को यहाँ पर रखा और एक निचोड़ देने की आपको कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तब तक देश और दुनिया से जुड़े तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें एज न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत के साथ मैं आदित्य गर।